दाना पानी किस्त नंबर 2। वो एक सांप था, घुप अंधेरे की तरह स्याह, तारकोल जैसी चमक लिए, शायद इससे भी ज्यादा। उसके जिस्म पर स्याह रंगत में भी उसके जिल्द के नक्शो निगार नुमाया थे, जैसे किसी इंसान के तीखे नकूश। उसकी गोल चमकदार स्याह आंखें, जिनमें हैबत के अलावा कोई तासुर नहीं था, और उसका किसी ताज की तरह तना हुआ फन जो उसके कुंडली मारे हुए वजूद पर किसी छतरी की तरह झुक झुक कर तनता फिर खड़ा हो जाता। वो उस जंगल में कब से उसका पीछा कर रहा था और क्यों, ये अंदाजा उसे नहीं हुआ था, पर उसके वजूद की सरसराहट उसके कानों में किसी सीटी की गूंज की तरह चिपकी हुई थी। उसने उसे बल खाते देखा था, उसने उसे लहराते बर्क रफ्तारी से अपने पीछे आते भी देखा था। और अब जब वो उन दरख्तों के बीचों बीच अपने अकब में आने वाले उस दुश्मन का सामना करने के लिए रुक गई थी, तो वो अपना फन उठाए कुंडली मारकर उसके सामने बैठ गया था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले साकत थे। उस सांप को अगर उसकी आंखों में खौफ देखने की ख्वाहिश थी, तो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। वो खौफजदा नहीं थी, और तभी उसने सांप के अकब में किसी के कदमों की चाप सुनी थी। सांप बर्क रफ्तारी से पलटा था और अपने अकब में खड़े उस मर्द को देखकर फुंकारा था। तभी मोतिया ने पहली बार उस मर्द का चेहरा देखा था। वो हैरान रह गई थी। वो वहां भी आ गया था, और तभी उसने सांप की कुंडली को आहिस्ता आहिस्ता खुलते देखा। उस मर्द की नजर मोतिया पर थी। वो जैसे उसके हुस्न से मबहूत था, और मोतिया ने उस सांप को उस मर्द के पैरों की तरफ जाते देखा, और तब उसने पहली बार खौफ महसूस किया था। और तभी उसे यह एहसास भी हुआ था कि वो नागिन थी, कोबरा। उसने चिल्लाना चाहा और वो चिल्ला नहीं पाई। वो कोबरा उस मर्द के पैरों के पास पहुंच चुका था। मोतिया एक झटके से उठकर बैठी थी। वो लरज रही थी और उसका जिस्म पसीने से शराबूर था। वो आंखें खोलकर भी जैसे ख्वाब ही देख रही थी। सहन में गामू और अल्लाह वसाई उसके दाएं बाएं अपनी अपनी चारपाइयों पर रात के इस पिछले पहर गहरी नींद सो रहे थे। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई थी। पता नहीं वो कुत्ता था या गीदड़। मोतिया ने जैसे अजीब सी कैफियत में आवाज सुनी थी। ठंडी हवा के झोंके जो गामू के घर में लगे हुए मोतिये के फूलों से महके हुए थे, उन्होंने अंधेरे में चारपाई पर बैठी मोतिया को जैसे बहलाया था। मोतिया टांगों पर पड़े खेस को हटाते हुए जमीन पर खड़ी हो गई थी। अपनी चप्पल को पांव से टटोलते हुए उसने यकदम चप्पल पहनने का इरादा छोड़ दिया। उसकी चप्पल की आवाज से गामू और अल्लाह वसाई जाग जाते। नंगे पांव वो सहन में पड़े लकड़ी के उस स्टैंड की तरफ गई थी, जिस पर पानी का एक कच्चा मटका पड़ा था, और मटके के मुंह के गिर्द मोतिये के फूलों का एक हार लिपटा हुआ था, जो अल्लाह वसाई सुबह सवेरे ही पिरोकर चढ़ा देती। ग्लास उठाकर मटके के मुंह पर पड़ा ढक्कन हटाकर मोतिया ने मटका टेढ़ा करते हुए ग्लास में पानी भरा और फिर गटागट पी गई। पानी ने जैसे उसकी उखड़ी हुई सांस बहाल की थी, पर उसकी नींद उड़ गई थी। ग्लास वापस रखकर मोतिया ने सर उठाकर 14वीं के चमकते हुए चांद को देखा, जिसकी रोशनी ने सहरखेज चांदनी से रोशन कर रखा था। उसी तरह दबे पांव वो अपनी चारपाई की तरफ आकर लेट गई थी। पूरा आसमान सितारों से भरा हुआ था, और चांद उनके झुरमुट में किसी बादशाह की तरह लग रहा था, बिल्कुल गोल, रोशन, हसीन। वो चांद पर नजरें जमाए उसे देखती रही, मगर उसका जहन वहीं अटका हुआ था, उस ख्वाब में नजर आने वाले मर्द पर और उस सांप पर जिसे उसने आज नागन पाया था। पागल है तू मोतिया, खामखा फिक्र करने बैठ जाती है। ख्वाब है ख्वाब, न दुनिया में ये मर्द है न वो सांप। सो जाओ। उसने हमेशा की तरह जेरे लब उस ख्वाब को बुड़बुड़ाते हुए झुटलाया, पर आसमान पर नजर आने वाले उस खूबसूरत चांद पर यकदम जैसे उस मर्द का चेहरा उभरने लगा था। उसकी आंखें, नाक, मुस्कुराते हुए लब, थोड़ी उठी हुई ठोड़ी, लंबी गर्दन। वो अजीब हैरत से चांद में उभरने वाली शुबहात देखने लगी। फिर उसने हाथ उठाकर चांद में उभरने वाले उस चेहरे को जैसे छूने की कोशिश की थी, और वो छू पाई थी। मोतिया के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। उसने आंखें बंद करके दोबारा खोली। चांद अब भी वो चेहरा बने आसमान पर विराजमान था। वो तारे उसे अपने झुरमुट में लिए हुए थे। वो आंखें खोले आसमान पर चांद को देखती रही, उस चकोर की तरह जिसे वो अक्सर रात को उड़ते देखती थी। मोतिया ने आसमान पर उस चांद को देखते हुए कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, जेरे लब। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर वो सारी सूरतें जो उसको बचपन से हिफ्ज थीं, और वो आयात जो मस्जिद के मौलवी साहब ने उसे रटवाई थी,
फिर वो सारे इस्म इलाही जिन्हें उसने इस्म आज़म ढूंढने के लिए ईजाद किया था, फिर वो सारे इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसने इसलिए रटे थे क्योंकि अल्लाह के नाम के साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना आए, ये कैसे मुमकिन था। और ये सब पढ़ते पढ़ते वो नींद की वादी में उतरने लगी थी, मगर वो चेहरा अब भी वही था, उसके दिल के आसमान पर चांद बन के बैठा हुआ। पर वो नागिन क्यों आ गई थी उसके और उसके चांद के बीच? खल के बहते पानी में डूबे मोतिया के खूबसूरत पांव किसी ज्वेलर की दुकान के शीशे में सजे हीरे जवाहरात जैसे लग रहे थे। बतूल ने बड़ी हसरत से उन नाजुक दूधिया पांव को देखा जिन पर उसकी नजर हमेशा ही अटक जाती थी और फिर अटकी ही रहती थी। फिर क्या हुआ बतूल? मोतिया ने अब हाथ से खल का पानी मुट्ठी में लेकर बतूल पर फेंका था और जैसे उसको अपनी तरफ मतवज्जा किया था। वो दोनों कुएं पर उस जगह आकर बैठी हुई थी जहां गांव की औरतें कपड़े धोने आती थी। चलते हुए राहट को खींचते बैल दो वक्त बारी बारी कुएं से खेतों के लिए पानी निकालते थे और जब तक वो राहट चलता रहता, औरतें वक्फे वक्फे से वहां आकर कपड़े धोती रहती। क्या होना था? बतूल ने भी जैसे बदला लेते हुए पानी दोनों हाथों की बुकल में लेकर उस पर उछाला था। सुना तो दिया तुझे सब कुछ। वो अब अपनी चीजें समेट रही थी, बाल्टी में गीले कपड़े और फिर वो डंडा जो कपड़ों पर मार मार कर उसने खेस धोए थे। बड़ा कमीना हुआ फिर तो सईद, मोतिया ने जैसे बुरा मनाते हुए बतूल से कहा था, जिसने कुछ देर पहले ही उसे अपनी और सईद के दरमियान होने वाली मुलाकात की कहानी सुनाई थी। सईद बतूल के चचा का बेटा था और दुबई में काम करता था और बतूल उस पर मरती थी, पर वो डरपोक था और डरपोक मर्द से प्यार फांसी का फंदा गले में लेकर लटकते रहने जैसा होता है जब पैरों के नीचे से भी किसी ने तख्ता न खींचा हो। नहीं, वो कमीना नहीं है, चाचा ज्यादा कमीना है, वो बस डरपोक है। बतूल ने जैसे मोतिया को सईद का मसला समझाने की कोशिश की थी। लो, तो फिर प्यार करने की क्या जरूरत थी? मोतिया कायल नहीं हुई थी। उसने थोड़ी प्यार किया था, वो तो मेरा दिमाग खराब हुआ था। बतूल ने बड़े इत्मीनान से उसे बताया। मोतिया उसका चेहरा देखती रह गई। यानी बस तू प्यार करती है इतने सालों से, वो नहीं करता? उसने जैसे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बतूल से कहा था। उसने गहरा सांस लेकर मोतिया को देखा। जब पहल औरत की तरफ से हुई हो ना, तो फिर सारी उम्र यही सुनती रहती है औरत, तुझे हुआ था ना प्यार, मैं तो समझाता था तुझे, तो बस सईद प्यार करके भी अपना प्यार छुपाता रहता है। मोतिया के सर के ऊपर से उसकी बातें गुजरी थी। तो फिर दफा कर सईद को, मोतिया ने जैसे कुछ खफा होकर कहा। बतूल कहकहा मारकर हंसी। प्यार में दफा करना ही तो मुश्किल होता है। वो अपनी खमीज का वो गीला दामन निचोड़ रही थी। मैं करती हूं सईद से बात और उसे कहती हूं कि यूं लारे ना लगाए तुझे, आर करे या पार, मां बाप को नहीं मना सकता तू? बतूल ने मोतिया की बात बीच में काटी। तू मुझे छोड़ दे, यह हल मुझे काबिल कबूल नहीं है मोतिया, और तुझे इन बातों की ना समझ नहीं आनी। तूने प्यार नहीं किया ना, इसलिए। बतूल अब अपनी बाल्टी उठाकर उठ खड़ी हुई थी जिसमें कपड़े थे। मैंने ऐसा प्यार करना भी नहीं है बतूल जो मुझे खार कर दे। तू पढ़ लिख लेती तो आज मेरे साथ शहर में डॉक्टरी पढ़ती, दोनों सहेलियां मजे से इकट्ठी आती जाती हर जगह। मोतिया ने भी अपनी बाल्टी उठा ली थी, दोनों कुएं से चल पड़ी थी। बतूल का दिल नहीं लगता मोटी मोटी किताबों में। शुक्र है मेरी मां मेरे पीछे नहीं पड़ी मुझे इस तरह पढ़ाने के लिए, जिस तरह चाचा गामू और चाची तेरे पीछे पड़े रहते थे। बतूल ने बड़े इत्मीनान से कहा। वो थोड़ी पीछे पड़े रहते थे, ये तो मुझे शौक था और बस उन्होंने शौक पूरा कर दिया मेरा पढ़ाने का। मोतिया मुस्कुराते हुए उसे कह रही थी। वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गांव आई थी। वो मेडिकल के तीसरे साल में थी। मैं वैसे चलूंगी तेरे साथ कभी शहर के हॉस्टल, और तू मुझे शहर फिरा देना सारा। मैं कभी शहर नहीं गई, उसने जैसे मोतिया से कहा था। चलो ठीक है, आपके वापस जाऊंगी तो मेरे साथ ही चलना और हफ्ता 10 दिन रह के आ जाना। मोतिया भी फौरन उसे साथ ले जाने पर तैयार हो गई थी। जोग जीवन में शकूरा की धी बतूल उसकी वाहिद सहेली थी जिसके साथ मोतिया ने अपना सारा बचपन गुजारा था। वो बतूल से हर बात कह सुन लेती थी और यही हाल बतूल का भी था। मोतिया के शहर जाने के बाद भी वो जैसे उसके वापस छुट्टी पर आने के लिए दिन गिनती रहती थी। वो गांव की हर लड़की की तरह मोतिया के हुस्न पर मरती थी, पर उससे हसद नहीं करती थी। या कम से कम बतूल को यही लगता था कि उसे मोतिया से कभी हसद नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे उससे इतना ही प्यार था। अच्छा सुन, तुझे अब भी ख्वाब में वो लड़का नजर आता है?
बतूल को यकदम मोतिया के ख्वाबों में नजर आने वाला लड़का याद आया, जिसका वो कई सालों से जिक्र सुनती आ रही थी। मोतिया ने चौंक कर उसे देखा और सर हिलाया। बतूल के चेहरे पर इश्तियाक आया। अच्छा, अब कब आया वो ख्वाब में? मोतिया ने साथ चलते हुए कहा। रात को। बतूल बेख्तियार हंसी और उसे छेड़ते हुए कहा। 2 दिन हुए तुझे वापस गांव आए और तूने उसे फिर से ख्वाब में देख लिया। वो जैसे उसे छेड़ रही थी, मगर मोतिया के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। इस बार मैंने ख्वाब में एक सांप भी देखा बतूल। बतूल उसकी बात पर चौंकी थी। सांप? मोतिया ने सर हिलाया। एक बहुत लंबा, स्याह, खौफनाक सांप, कोबरा था वो, और वो उस लड़के के और मेरे बीच खड़ा था। फिर वो उस लड़के को काटने गया था और मैं डर गई और मेरी आंख खुल गई। बतूल ने मोतिया का चेहरा देखा। उसे मोतिया के ख्वाबों पर अजीब सा एतकाद था। वो सच्चे ख्वाब देखती थी और जो भी वो ख्वाब में देखती थी वो पूरा होता था। उसकी गवाह खुद बतूल भी थी। अल्लाह खैर करे मोतिया, ख्वाब तो अच्छा नहीं, उसने जैसे फिक्रमंद होकर कहा था। हाँ, बुरा ख्वाब है, मैं जानती हूं, और मुझे ख्वाब में यूं भी महसूस हुआ था जैसे वो सांप मादा थी, नागिन, और जब उसने उस लड़के को काटा तो मैं चीख उठी थी। वो भी अजीब उलझे अंदाज में उसे धुंधलके में लिए उस ख्वाब के आखिरी लम्हों के बारे में बता रही थी। तू सदका दे, बतूल ने बेख्तियार कहा। हाँ, मैं भी सदका ही देने का सोच रही हूं, पर यह समझ नहीं आ रही कि सदका दूं किसका, अपना या उस लड़के का। वो बुड़बुड़ाई थी और बतूल उसका चेहरा देखकर रह गई थी। मट्टी का एक जर्रा तक नजर नहीं आना चाहिए मेरे मुराद के कमरे में। ताजवर मुराद के कमरे में खड़ी शकूरा और एक दूसरी मुलाजमा से कमरे में झाड़ पोंछ करवाते हुए हिदायत दे रही थी। ये सफेद चादर क्यों डाल दी है तूने मेरे बेटे के बिस्तर पर? वो रंगला खेस निकाल कढ़ाई वाला, उसने दूसरी नौकरानी को डांटते हुए कहा था, जिसने मुराद के बिस्तर पर एक सफेद चादर डाल दी थी। बस अकल ही नहीं दी इसे रब ने, लाख बार समझा के भी करनी अपनी मर्जी होनी इसने। शकूरा ने भी उस नौकरानी को ताजवर को देखा देखी डांटा था। ताजवर कमरे पर एक तनकीदी नजर डालते हुए उन दोनों से मजीद कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई थी। चौधरी मुराद कब आ रहा है? ताजवर के जाते ही उस नौजवान मुलाजमा ने बड़ी बेकरारी से शकूरा से पूछा था। 2 दिन बाद आ रहा है, और देखिए सुर्खी पाउडर ना कम करके आना अब से हवेली में, सुना तूने? शकूरा ने उसे बताते हुए साथ ही डांटना जरूरी समझा। ले खाला, बतूल को तो तू कभी नहीं समझाती, मेरे सुर्खी पाउडर के पीछे पड़ गई है तू। उस नौकरानी ने जैसे नाराज होकर उसे तुर्की बतुर्की कहा था। शकूरा उसे घूर कर रह गई थी और फिर उससे मजीद बहस किए बगैर वो लपक कर कमरे से ये कहते हुए निकल गई, चौधराइन को देखूं कोई काम ना हो उन्हें। बाहर सहन में ताजवर खुली गंदुम की बोरियों को देखने लगी थी, जिन्हें खोले गांव की औरतें दानों में हाथ फेर फेर कर उन्हें साफ कर रही थीं। वो दाने साफ करने के बाद उन्हें बांध की चारपाई पर डालकर धोती और फिर धूप में सूखने के लिए छोड़ देती, और जब गंदुम सूख जाती तो ताजवर की हवेली के बड़ोले उससे दोबारा भर के कतार दर कतार रख दिए जाते। वहां मौजूद दाने पूरा साल अगली फसल आने तक सिर्फ हवेली की मेहमानदारी के काम नहीं आते थे, बल्कि वक्तन फवक्तन पूरे गांव में बांटे जाते थे। गांव की औरतें गंदुम साफ करके धोने पर भी मुआवजे के तौर पर दाने लेती थी, तो उस गंदुम को साफ करते हुए वो उसी मोहब्बत से साफ करती थी जैसे अपने घर के दाने। थत्थी नहीं आई? ताजवर ने एक नजर उन औरतों पर डालते ही अल्लाह वसाई को गायब देखा था। आना तो था उसने चौधराइन जी, पर वो जब से मोती आई है ना छुट्टियां गुजारने, अल्लाह वसाई का ध्यान किसी और काम में नहीं लगता। शकूरा ने उसे बताया था और ताजवर चौंकी थी। मोती आई हुई है? हाँ जी चौधराइन जी, आपको सलाम करने नहीं आई? उसे तो 2-3 दिन हो गए हैं। शकूरा ने ताजवर को जैसे तफसील बताते हुए कहा। पहले कभी लाई है उसे सलाम करने जो अब लाएगी? ताजवर के अंदाज में अजीब काट थी। बेटी डॉक्टर बन रही है तो दिमाग इन दोनों का खराब होने लग गया है। ठीक कह रही हैं चौधराइन जी, पर मैं समझाऊंगी उसे कि मोतिया को भेजे आपके पास। शकूरा ने लुकमा दिया। हाँ, उसे कहना दाना चुनने भेजे बेटी को, सिर्फ डॉक्टरी सिखानी है उसे, और तो वाला कोई काम नहीं सिखाना। ताजवर ने जैसे सुलग कर कहा था। तो और क्या, डॉक्टरी भी चौधरियों की मेहरबानी से हुई है उसकी, वरना कहां खर्चे पूरे होने थे गामों से उसकी पढ़ाइयों के। ये तो चौधराइन जी आप और चौधरी साहब के बड़े दिल की निशानियां हैं।
शकूरा को एक बार फिर मौका मिला था ताजवर को मक्खन लगाने का, और उसने हमेशा की तरह मौका जाया नहीं किया था। ताजवर जैसे झाग की तरह ठंडी पड़ी थी। हाँ, ये वही तो थे जिन्होंने मोतिया को पढ़ाया था, वरना उनके पल्ले क्या था। और इसी एहसान की वजह से अल्लाह वसाई उसके पैर पकड़ती न थकती थी, और गामू पानी से मिट्टी हो गया था उनकी चौखट की। और बिल्कुल उसी वक्त बाहर मर्दान खाने से गामू की हूक भरी आवाज गूंजने लगी थी। दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिला दिया जाने हो। ताजवर ठिठकी थी। वो गामू की आवाज पर इस तरह हमेशा ठिठकी थी। एक लंबा अरसा उसने हवेली के मर्दान खाने में उसकी आवाज गूंजने नहीं दी थी। पर फिर चौधरी करामत की मौत पर गामू एक बार फिर मर्दान खाने में आकर यह कलाम पढ़ने लगा था, और चौधरी शुजा को उसकी आवाज किसी ठंडे फाहे की तरह लगने लगी थी। चौधरी करामत के चहलम तक गामू रोज बिला नागा आकर मर्दान खाने में सारा दिन बैठा चौधरी करामत के एहसान और नेकियां गिनता रोता हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ता रहा। और वो 40 दिन ताजवर के अंदर भी जो आग थी वो भी ठंडी ही रही। गामू बेजरर था। उसने क्या ले जाना था उस हवेली से उखाड़ के। ताजवर ने जैसे खुद को समझा लिया था। गांव में अब भी मोतिया के नाम की बाज़गश्त उड़ते उड़ते ताजवर के कानों तक पहुंचती रही, और वो तकब्बुर से उसे झटकती रहती। गामू को भी रब सोने ने क्या ही आवाज देके भेजा है। शकूरा ने भी वहां दाना चुनती दूसरी औरतों के साथ बैठे गामू को सराहा था। ताजवर आजकल ऐसी सरशार फिर रही थी कि शकूरा गामू के कसीदे भी पढ़ती तो ताजवर को सुनाई न देते। उसके कान सिर्फ मुराद की आहट पर लगे थे। वो लंदन से आने वाला था। हर साल एक बार आता। इस बार सर्दियों की बजाय गर्मियों में आ रहा था, और ताजवर का बस नहीं चल रहा था कि वो पूरी हवेली बेटे के लिए सजाकर उसका इस्तकबाल करती। चौधराइन जी, इस बार तो छोटे चौधरी की शादी कर ही दें, ये ना हो कि गोरों के मुल्क से गोरी ले आए। गंदुम साफ करती एक औरत ने ताजवर से कहा था, और ताजवर न खुद से मुस्कुराई थी। मेरी औलाद है मुराद, वहां शादी करेगा जहां मां कहेगी। गोरों के मुल्क में बैरिस्टर बनने गया है, गोरी ढूंढने नहीं। तुझको भी नजीरा कभी अकल नहीं आनी, देखकर तो बोला कर किससे क्या कह रही है। शकूरा ने उस औरत को झिड़का था, और वो औरत कुछ खफीफ सी होकर चुप हो गई थी। मैंने तो अल्लाह वसाई को भी कहा है मोतिया का रिश्ता ढूंढे, ये ना हो वो शहर से वापस ना आए। एक दूसरी औरत ने लुकमा दिया था, और मोतिया के नाम पर लाशऊरी तौर पर ताजवर के कान खड़े हुए थे। पर मोतिया से तो नजर नहीं हटती, देखे मैली होती है। रंग रूप कद काट तो रानियों जैसा लेकर पैदा हुई है, ऊपर से डॉक्टरनी बन रही है। अल्लाह वसाई कहती है किसी ऊंची जगह रिश्ता करना है उसने मोतिया का। वहां बैठी औरतों को अब जैसे अपना मनपसंद मौजू मिल गया था बात करने के लिए, और वो एक के बाद एक लुकमे दे रही थी, और अपने आप को पंखा झलती ताजवर न सुनने की ख्वाहिश रखते हुए भी सब सुन रही थी। उसने मोतिया को बस बचपन में एक बार देखा था, फिर उसके बाद कभी नहीं। न अल्लाह वसाई उसे लाई थी, न ताजवर ने ही मोतिया को कभी बुलाया था। पर अब वो गाहे बगाहे अल्लाह वसाई को याद दिलाने लगी थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मोतिया को काम काज के लिए हवेली लाना चाहिए। और अल्लाह वसाई हर बार उसके सामने हाँ कहकर वादा कर लेती कि अगली बार मोतिया आएगी तो वो उसे ले आएगी गंदुम साफ करने, और वो अगली बार कभी नहीं आई थी। अल्लाह वसाई ने दिमाग खराब कर दिया होगा इसी तरह बेटी का भी। माशकी की बेटी और ऊंचा घर, डॉक्टर बन रही है तो क्या है, तो कमी कमीन ही। ताजवर ने अजीब नफरत और हकारत से सोचा था। और हुस्न ऐसा भी क्या हुस्न के पूरा गांव बातें करता है, किसी दिन बुला के देखती हूं ये है क्या मोतिया। वहां बैठे ताजवर ने दिल ही दिल में तय किया था। आईने के सामने खड़ी वो अपनी आंखों में सिलाई भर भर कर सुरमा डाल रही थी जब अल्लाह वसाई अंदर आई थी, और उसने सजी संवरी बेटी को एक नजर देखते ही उससे अपनी नजर हटाई थी। आगे बढ़ के उसने मोतिया की आंख से ही अपनी छोटी उंगली की पोर से सुरमा लगाकर मोतिया के गाल पर नजर का टीका लगा दिया था। क्या कर रही हैं अम्मा, इतनी मुश्किल से तैयार हुई, आपने फिर ये टिक्का लगा दिया। मोतिया झंझलाई थी और उसने गाल रगड़ने के लिए हथेली बुलंद की थी, पर अल्लाह वसाई ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये नजर का टिक्का है, खबरदारी से हटाया तो मना भी करती हूं ना निकला कर बाहर। इस काले टिक्के के साथ भी नजर नहीं हटती तुझसे मोतिया। अल्लाह वसाई फिक्रमंद हुई थी और मोतिया मां की परेशानी देखकर हंसी थी। अब कोई ऐसी भी हूर पर ही नहीं हूं अम्मा, उसने लिपस्टिक होंठों पर फेरते हुए कहा था। ना ये होंठ लाल करने की क्या जरूरत है तुझे मोतिया, चल साफ कर इन्हें। अल्लाह वसाई का दिल जैसे हौलाया था।
उसने आज पहली बार मोतिया को इस तरह हार सिंगार के साथ देखा था और पहली दफा ही उससे उसके जवान होने का भी एहसास हुआ था। अच्छा अम्मा, हटा देती हूँ। मोतिया ने माँ से बहस करने की बजाय अपनी हथेली होंठों पर रगड़कर, जैसे होंठ पोंछे थे, और फिर लिपस्टिक की लाली को हथेलियों पर ही रगड़ लिया था। अल्लाह वसाई को फिर भी तसल्ली नहीं हुई थी। लिपस्टिक के पोंछने के बाद रह जाने वाली लाली मोतिया के होंठों को और हसीन कर रही थी। ये स्टेशन पर जाकर बारात देखनी जरूरी है? इधर गांव में ही आनी है तेरी सहेली की बारात, तो फिर स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह वसाई को उसे स्टेशन जाने पर एतराज हुआ था। अम्मा, मेरी सहेली की बारात है, पूरा गांव जा रहा है, स्टेशन में कोई अकेली थोड़ी जा रही हूं। इससे पहले कि मोतिया कुछ और कहती, गामू अंदर आ गया था। चल जल्दी जल्दी कर मोतिया, तांगे चल पड़ने हैं, फिर इतनी मुश्किल से फीके को रोक के आया हूं। गामू उजलत में था। आप भी चले अम्मा। मोतिया ने अल्लाह वसाई का हाथ पकड़ा, उसने हाथ छुड़ा लिया। ना बस ठीक है, तुम दोनों बाप बेटी जाओ, मुझे तेरे काम है पिंड में, अल्लाह वसाई ने कहा, और फिर साथ ही वो गामू को हिदायत देने लगी। देख गामू, जल्दी लेकर आ जाना इसे वापस, शाम होने से पहले। हाँ हाँ अल्लाह वसाई, तू शाम की बात कर रही है, मैं तो घंटे 2 घंटे में आ जाऊंगा वापस। गामू ने जैसे उसे तसल्ली देते हुए मोतिया को देखा और नजर हटा ली। उसकी धी के चेहरे पर ऐसा ही रूप था कि गामू की नजरें ठहर नहीं पाई थी। उसे पता था अल्लाह वसाई क्यों इतनी बेचैन हो रही थी। उन दोनों ने इतने सालों में मोतिया को सीप के मोती की तरह पाला था, जैसे कोई मुर्गी अपने अंडे और फिर उन अंडों से निकलने वाले बच्चों को लेकर बैठती थी, वैसे ही गामू और अल्लाह वसाई मोतिया की चौकीदारी करते थे। उनकी बेटी के हुस्न का चर्चा गांव में था और काबिलियत के झंडे 7 गांव में गड़े हुए थे। वो जहां से गुजरती थी लोगों की नजरें रोक लेती थी। वो जिससे मिलती थी उसे याद रह जाती थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े, मोतिया पर गांव का गांव शैदा था। गांव का बूढ़ा मोची जो 1 साल की उम्र से उसके जूते बनाने लगा था और अब उसके जूते मरम्मत करता तो सबसे पहले मरम्मत करके भेजता। वो गांव की डॉक्टर बेटी थी जिसके हाथ से लोगों को शिफा मिलने वाली थी, वैसी ही शिफा जो गामू माशकी की मश्क के मीठे पानी से होती थी। गांव का हलवाई अब भी उसके मांगे बगैर बचपन की तरह कागज के टुकड़े पर एक जलेबी रखकर उसे पकड़ा देता था, और बूढ़ा डाकिया अपनी साइकिल कच्चे रास्ते पर चलाता दौड़ाता सबसे पहले मोतिया के घर के दरवाजे पर ही आकर खड़ा होता था, क्योंकि जितने कागज और लिफाफे उसने इतने सालों में मोतिया के घर लाकर दिए थे वो पूरे पिंड में कहीं नहीं दिए थे। मोतिया किसी को चाचा कहती, किसी को मामा, किसी को बाबा जी, किसी को ताया जी, पर वो हर एक से राब्ते में थी, हर किसी से मिलती थी। और जब भी वो गांव आती दवाइयों का ढेर साथ लाती जो वो पूरे गांव में मुफ्त बांटती फिरती। वो गांव की डिस्पेंसरी में बिना इजाजत ही बैठने लग गई थी। चंद दिन चंद हफ्ते वो जब भी आती रोज डिस्पेंसरी में बैठी गांव के लोगों का इलाज मुआवजा उन्हें ये बता कर करती कि वो अभी डॉक्टर नहीं है, अंदाजे से ही दवा दे रही है। पर अजीब बात थी, न कभी मोतिया का अंदाजा गलत हुआ था और ना ही उसकी तशखीस। गांव के लोगों को उसके हाथ से अभी से आराम आने लगा था, अफाका होने लगा था, और गामू और अल्लाह वसाई अपनी बेटी की ये तारीफें सुनकर खुशी से फूले न समाते। उन्होंने सारी उम्र दूसरों के सामने झुकते गुजारी थी, अब वो लोगों को मोतिया के सामने झुकते देख रहे थे, और वो न पीर लगती थी न फकीर, और ना ही उसके हाथ में जादू था, बस उसके हाथ में शिफा थी और बरकत। और ये दोनों चीजें कहां से आई थी? उसके लिए गांव वालों को हिसाब का कोई कुलिया रटना नहीं पड़ता था। रेलगाड़ी छिक छिक करते हुए उसके गांव के करीबी स्टेशन पर रुकी थी। मुराद ने अपना सामान इकट्ठा करने से पहले खिड़की से बाहर झांका था। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा रश नहीं था और रेलगाड़ी आध घंटा पहले ही स्टेशन पर पहुंच गई थी। कलाई में बंधी घड़ी के डायल पर एक नजर डालते हुए वो उठकर खड़ा हो गया था। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था जिसकी उसे परेशानी होती। वहां उस स्टेशन पर उतरने के लिए खड़े होने वाले मुसाफिरों में से कोई भी पैंट शर्ट में मलबूस नहीं था। वो सब शलवार कमीज ही पहने हुए थे या फिर लाचा कुर्ता। सिर्फ वो था जो अपने होलिये और रख रखाव से देसी नहीं लगता था, और इसीलिए वो रेलगाड़ी के अंदर सबकी तवज्जो का मरकज था। अपना बैग कंधे पर डाले सूटकेस धकेलते हुए वो डब्बे के दरवाजे तक आ गया था, और डब्बे के खुले दरवाजे से उसने उस ठंडी हवा को जैसे अपने सांस के जरिए अपने अंदर उतारा था जो वहां चल रही थी। बादल आसमान को ढक रहे थे और परिंदे नीची परवाज करते हुए जैसे आने वाली बारिश का ऐलान कर रहे थे। शायद आसपास कहीं बारिश हो रही थी, क्योंकि हवा ठंडी थी और नम भी और तरोताजा कर देने वाली भी। डब्बे के दरवाजे में खड़े खड़े उसने प्लेटफॉर्म पर चौधरी शुजा या अपनी हवेली के किसी मुलाजिम को ढूंढने की कोशिश की थी,
ये जानने के बावजूद कि वो अपने मुकर्ररा वक्त से आध घंटा पहले पहुंच गया था। प्लेटफॉर्म पर यकदम ही भीड़ बढ़ी थी। उसके बराबर वाले डिब्बे में कोई बारात थी जो अब रेलगाड़ी से बाजो गाजों से लैस उतर रही थी, और प्लेटफॉर्म पर उस बारात का इस्तकबाल करने के लिए बहुत से लोग थे। और उन लोगों में मुराद को औरतें भी नजर आ रही थीं जो उसके डब्बे के सामने से गुजरते हुए दूसरे डब्बे की तरफ जा रही थीं, और मुराद वहीं खड़ा नीचे उतरने से पहले जैसे उन सब के गुजरने का इंतजार कर रहा था, जिनकी वजह से उसका रास्ता बंद था। अपने डब्बे के सामने से गुजरते हुए लोगों में से मुराद ने मोतिया को जब देखा था, उस वक्त वो तेज हवा के झोंके से अपने किरण लप्पे वाले पीले दुपट्टे को ओढ़कर अपने सर से हटने से बचा रही थी, और जैसे उस दुपट्टे में लिपटी लिपटी जा रही थी। उस रुपहली किरण वाले दुपट्टे ने उसकी आंखों से नाक तक को छुपा रखा था। यूं लगता था जैसे वो घूंघट काढ़े हुई थी, और फिर हवा के हल्के झोंके ने जैसे उस घूंघट को उड़ाया हुआ था। और तब मुराद ने मोतिया का चेहरा देखा था। एक गाल पर सुरमे के अधमिटे टीके की स्याही लिपटे झुकी पलकों वाली आंखें जो चेहरे पर सिरक कर उड़ते दुपट्टे के साथ खुली थी, और उन्होंने मुराद के लिए हश्र बर्पा कर दिया था। वो जहां से आया था वहां से हुस्न का हर नजारा वो करके आया था। हसीन और संगीन हर हुस्न पर किसी ने उसकी निगाह को इस तरह नहीं बांधा था जिस तरह वो उन चंद लम्हों में बंधी थी। वो लड़की जो भी थी, प्लेटफॉर्म पर उन बहुत सारे लोगों के झुरमुट में मोतिये का फूल लग रही थी। मुराद को उसका चेहरा देखते हुए उसके अलावा कोई और तशबीह उसके लिए नहीं आई थी। दुपट्टा अब उसके माथे से सर तक पहुंचकर उड़ गया था, और उसके बालों की लटें हवा से उड़ने लगी थी। वो अपने एक हाथ को सर से ऊपर ले जाते हुए उड़ जाने वाले दुपट्टे को पकड़ने की जिद्दोजहद में मसरूफ थी, और तभी मुराद ने उसकी कलाई में पड़ी धनक रंग चूड़ियां भी देखी थी, और उसके गाल पर आसमान से गिरती पहली बूंद थी। वो बदलियों से किसी धनक की तरह खिली नजर आ रही थी, और गाल पर गिरती पहली बूंद के साथ मोतिया ने सर से उड़ जाने वाले दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश की थी, और वो उसमें नाकाम रही थी। और उसने सर उठाकर आसमान को खुश और सरशारी के एक अजीब से आलम में देखा था। बारिश की अगली बूंद उसके होंठों पर टिप से गिरी थी, और जैसे उसने गिरकर उसे गुदगुदाया था, और मोतिया के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई थी, और अपना सर सीधा करते हुए उसने रेलगाड़ी के डब्बे के दरवाजे में खड़े उस मुराद को देखा था जो उसे मबहूत होकर देख रहा था, और वो साकित हो गई थी। उन दोनों की नजरें मिली थी। वो अपना किरण वाला दुपट्टा भूल गई थी जो अब उसके चेहरे से उतरकर उसके जिस्म के गिर्द लिपटना शुरू हो गया था, और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर एक के बाद एक करके गिरना शुरू हुई थी। पर मोतिया जैसे किसी और जहां में पहुंची हुई थी। वो वहां कब थी? वो चेहरा जिसे वो ख्वाबों से निकालकर आसमान के चांद में ले गई थी, वो आज उसके सामने था। रेलगाड़ी के उस दरवाजों के बीचों बीच इशादा, और मोतिया को रत्ती भर का शायबा भी नहीं था कि ये वो नहीं था। वो उस चेहरे पर हर नक्श को आंखें बंद करके भी किसी कागज पर उतार सकती थी, और यहां तो वो खुद उसके सामने मुजस्सिम खड़ा था, सिर्फ चंद ही फुट के फासले पर, और उसकी निगाह भी उस पर वैसे ही मरकूज थी जैसे मोतिया की। उस लम्हे में उन दोनों के लिए उस प्लेटफॉर्म से सब कुछ गायब हो गया था। वो आसपास नजर आने वाले सारे लोग रह गए थे तो सिर्फ वो दोनों और हवा के वो उड़ते हुए झोंके जो उनके वजूद को बहला रहे थे, और बारिश के वो कतरे जो टिप टिप करके गिरते हुए जैसे मोहब्बत का इस्तकबाल कर रहे थे, जो वहां दबे कदमों आई थी, और जिसे सबसे पहले बारिश ने देखा था और हवा ने महसूस किया था। रास्ता देना भाई, किसी ने मुराद को अकब से टहका दिया था, और वो हड़बड़ा कर पलटा था। वो कोई आदमी था जो रेलगाड़ी से उतरने के लिए अपने सामान और खानदान के साथ था। मुराद ने पीछे हटकर उन्हें निकलने के लिए रास्ता दिया था, और वो चंद लम्हे उसके लिए बड़े भारी थे। वक्त का सेकंड सेकंड में ही घंटे में बदला था, और घंटा भी सदियों जैसा। वो खानदान अपने सामान समेत गाड़ी से उतर गया था, और मुराद लपक कर दोबारा गाड़ी के दरवाजे में आया था। वहां बाहर कोई नहीं था। मुराद को लगा था पूरी दुनिया में जैसे कोई था ही नहीं। उस एक चेहरे के गायब होने ने जैसे मुराद के लिए हर शय को गायब कर दिया था। बेकरारी के आलम में उसने दरवाजे के दाएं बाएं लगे डंडों को पकड़ते हुए जैसे लटक कर दाएं बाएं देखने की कोशिश की थी। वो लड़की कहीं नहीं थी। वो जैसे किसी वहम की तरह उसकी नजरों के सामने आई थी, और किसी ख्याल की तरह पलक झपकते में गायब हो गई थी। वो लपक कर गाड़ी से उतरा था, और उसने जैसे उसे ढूंढने की कोशिश की थी। जहां वहां हर तरफ पर वो यूं गायब हुई थी जैसे कभी यहां थी ही नहीं। छोटे चौधरी साहब, आपको कोई लेने नहीं आया? वो गामू था जो मोतिया को ढूंढने आया था, और मोतिया की बजाय
मुराद को देखकर हैरान रह गया था। मुराद ने चौंक कर गामू को देखा था। गामू को लगा वो उसे नहीं पहचाना। मैं गामू माशकी, हवेली में पानी। मुराद ने उसकी बात काटकर मुस्कुराते हुए उसे हाथ मिलाया। मैं जानता हूं आपको चाचा गामू, ट्रेन जल्दी आ गई और अभी शायद हवेली से कोई आया नहीं। गामू ने लपक कर बरसती बारिश में उसका सामान उठाया था जो मुराद ने प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ था। तो परेशानी किस बात की चौधरी साहब, अभी पहुंचा देता है फीका आपको हवेली। मुराद ने उससे सामान लेने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, मुझे उठाने दें। वो मुराद के रोकने के बावजूद रुका नहीं और स्टेशन के बाहर खड़े कुछ टांगों में से एक टांगे की तरफ चला गया। फीका भी चौधरी मुराद को देखकर उसी तरह निहाल हुआ था जिस तरह गामू। अगली सीट पर बैठे छोटे चौधरी और देखें आज फीका कैसे हवेली पहुंचाता है आपको। उसने मुराद को सामान अगली सीट पर रखते हुए कहा था। मुराद भी टांगे के अगले हिस्से में सवार हो गया था और तभी गामू ने दूर बारिश में भीगती आती बतूल और मोतिया को भी देख लिया था। उसके चेहरे पर इत्मीनान लहराया था। उन दोनों के पास पहुंचने पर उसने उन दोनों से कहा था, कहां गायब हो गई थी तुम दोनों? बारात तो कब की गांव चली गई, ये तो अल्लाह भला करे फीके का मेरे कहने पर रुका हुआ है। चाचा रेलगाड़ी अंदर से देखने का शौक था, बस उसी में देर हो गई, बतूल ने कहा था। और वो दोनों अगली सीट पर बैठे हुए मुसाफिर पर गौर किए बगैर पिछले हिस्से में सवार हो गई थी। मुराद फीके से बातों में लगा हुआ था। उसने भी अकब में सवार होने वाली लड़कियों को नहीं देखा था। देख लेता तो पत्थर का हो जाता। वो लड़की उससे बस चंद इंच दूर उसके अकब में बैठी थी, तांगे की पिछली सीट की पुश्त से टेक लगाए। गामू भी अब तांगे के अगले हिस्से में सवार हो गया था। वो और फीका अब मुराद को गांव के बारे में बता रहे थे और तांगा आगे बढ़ गया था। पिछली सीट पर बैठी मोतिया गुमसुम बैठी रेलवे स्टेशन की दूर होती हुई इमारत को देख रही थी और साथ उस रेलगाड़ी को भी जो बारिश में धुआं उड़ाती छक करती अब उस स्टेशन से किसी अगली मंजिल के लिए निकल गई थी। तुझे क्या हुआ, तू क्यों गुमसुम है कब से? बतूल ने सरगोशी में मोतिया से कहा था। उसे अंदाजा था कि अगली सीट पर कोई मर्द बैठा था जिसे वो नहीं जानती थी। और फिर यकदम उसने सरगोशी में मोतिया से कहा, अल्लाह, ये तो छोटा चौधरी है जो अगली सीट पर बैठा है। पलट कर देख मोतिया, कितना सोहना है। बतूल ने उसका हाथ दबाकर उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा था। मोतिया ने गर्दन तक नहीं मोड़ी और उसी मध्यम सरगोशी में उससे कहा, सोना तो वो है जिसे मैं ख्वाबों में देखती हूँ। बतूल झलाई थी। वो उसके ख्वाबों से भी वाकिफ थी और उसमें नजर आने वाले लड़के के बारे में भी जानती थी। वो ख्वाब है, ये तो साथ बैठा है, देख तो सही। उसने मोतिया का हाथ दबाया था। मोतिया ने हाथ छुड़ाते हुए उससे कहा, वो भी ख्वाब नहीं है। बतूल ने उसकी बात पर गौर नहीं किया था। उसका ध्यान अब सिर्फ चौधरी मुराद पर था जो गामू और फीके से गांव के खेतों, खलियानों, बागों, मवेशी और पता नहीं किस किस चीज की बात कर रहा था। और बात करने से भी ज्यादा वो गामू और फीके की बातें सुन रहा था। बरसती बारिश में तांगा बिलाखिर हवेली के सामने जाकर रुका था। मुराद ने टांगे से उतरने से पहले अपनी जेब से बटुआ निकालकर फीके को चंद नोट देने चाहे और फीके को जैसे करंट लग गया था। छोटे चौधरी से किराया कैसे ले सकता हूं जी मैं? तुम्हारे लिए नहीं, घोड़े के लिए दे रहा हूं, तुम तो वाकई नहीं ले सकते। मुराद खुश दिली से कहते हुए नोट उसकी मुट्ठी में दबाकर उतर गया था। गामू पहले ही उसका सूटकेस पकड़े खड़ा था। नहीं चाचा, अब नहीं, अब मैं खुद ले जाऊंगा अंदर। उसने गामू के न चाहने के बावजूद उसके हाथ से वो सूटकेस पकड़ लिया था। गामू तांगे पर दोबारा बैठ गया था और फीके ने तांगा आगे बढ़ा दिया था। और तब अंदर हवेली की तरफ कदम बढ़ाते हुए मुराद ने पहली बार दूर जाते टांगे के पिछले हिस्से को देखा था और वो कदम उठा नहीं सका। जिस लड़की के बारे में वो पूरे रास्ते सोचता आया था वो उसके अकब में उसी तांगे पर बैठी हुई थी जिस पर वो गांव आया था। वो गर्दन मोड़े, पलकें झपकाए बगैर मोतिया को देखता जा रहा था और यही हाल मोतिया का था। वो बतूल थी जो प्लेटफॉर्म पर उसकी कलाई पकड़कर उसको दूसरे डब्बे में ले गई थी और फिर मोतिया उसके चेहरे को ढूंढती रह गई थी जिसे वो कई सालों से अपने ख्वाबों में देखती आ रही थी। और अब एक बार फिर उस चेहरे को टांगे की रफ्तार उससे दूर कर रही थी, पर इस बार वो उस चेहरे का नाम जान चुकी थी। ये मुराद है? दूर खड़े बारिश में भीगते मुराद पर नजरें जमाए अजीब सी कैफियत में मोतिया ने बतूल से पूछा था। बतूल ने एक नजर उसे देखा और फिर मुराद को जो उनकी तरफ देख रहा था और फिर उसने कहा था, चौधरी मुराद। वो अब मोतिया का चेहरा देख रही थी, फिर दूर बारिश में भीगते मुराद को, फिर मोतिया को जिसके होंठों पर एक अजीब वालेहाना मुस्कुराहट थी। ये वही है बतूल जो मेरे ख्वाबों में आता है। बतूल को जैसे करंट लगा था।
उसने गर्दन मोड़कर एक बार फिर मुराद को देखने की कोशिश की थी। वो देख नहीं पाई। हवेली बहुत दूर रह गई थी और बारिश बहुत तेज थी, और उसने ये देख लिया था कि इस बारिश में भी मुराद वहीं का वहीं खड़ा था। बतूल ने मोतिया का चेहरा देखा। वो अब भी दूर मुराद को देख रही थी। फासला और बारिश जैसे दोनों गायब हो गए थे। वो उसे अब भी देख रही थी अपनी हथेली की तरह। चौधरी मुराद? बतूल ने बेयकीनी से दोहराया था, यूं जैसे यकीन चाहती हो कि उसे गलत फहमी नहीं हुई थी। मुराद, मोतिया ने जवाबन दोहराया था। रब्बा रब्बा मी वरसा सब दी चोली दाने पा, सब कुछ करी करावी आप, तू रब सारी दुनिया दा। मोतिया पागल हो गई है, बारिश में खड़ी है, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, शादी पर पहनने वाला जोड़ा है। अल्लाह वसाई कमरे से कुछ लेकर निकली थी जब उसने सहन के बीचों बीच बरसती बारिश में खड़ी मोतिया को देखा था। वो कब आकर वहां खड़ी हुई थी अल्लाह वसाई को पता नहीं चला था, पर वो अब नंगे पांव सहन के बीचों बीच खड़ी बरसती बारिश में सर उठाकर जैसे आसमान को देख रही थी। उसे न दुपट्टे का होश था, न चप्पल का, न उस गोटे वाले जोड़े का जो भीग कर उसके जिस्म से चिपका हुआ था। उसने अल्लाह वसाई की आवाज पर सर नीचे करके मां को देखा था जो बरामदे में खड़ी थी। मोतिया के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। फिर वो तेज तेज कदमों से चलते हुए मां की तरफ आई। अम्मा, ख्वाब में किसी को देखें और वो सामने आ जाए तो क्या होता है? अल्लाह वसाई उसके सवाल पर हैरान हुई थी। क्या होता है? उसने उलझते हुए मोतिया से जवाबन पूछा था। ये तो आपसे पूछ रही हूं अम्मा। अल्लाह वसाई उलझी। तूने किसको देख लिया मोतिया? मुराद को, उसने अजीब मुस्कुराहट के साथ मां को बताया, जैसे बचपन में घर के मोतिये के पौधों में जुगनू ढूंढ लेने पर मां को बताती थी। उसकी आंखें बारिश के पानी से भरी हुई हीरे की कनियों की तरह चमक रही थी। अल्लाह वसाई की समझ में नहीं आया वो बेटी को कहां कहां काला टीका लगाती फिरे। उसने मोतिया से नजरें हटाकर मुंह ही मुंह में माशाल्लाह कहा था, और उसे समझ नहीं आई कि वो किस मुराद की बात कर रही थी। और फिर जैसे बिजली के झमाके के साथ अल्लाह वसाई को याद आया था। तू चौधरियों के बेटे की बात कर रही है? उसने बेयकीनी से बेटी से पूछा। मोतिया ने खड़े खड़े सर हिलाया। वो ही है अम्मा, जिसे मैं ख्वाबों में देखती थी, आज स्टेशन पर भी देख लिया। अल्लाह वसाई गुंग हो गई थी। मोतिया के चेहरे और आंखों में उसने मुराद के नाम पर जो देखा था उसने उसे बुत बना दिया था। बस दोबारा उसका नाम मत लेना, पी जा उसका नाम, उसने जिंदगी में पहली बार मोतिया को डांटने वाले अंदाज में कहा था। मोतिया ने सर उठाकर आसमान को देखा और अपना मुंह खोल दिया। बरसती बारिश के कतरे अब सीधा उसके मुंह में उतर रहे थे और वो किसी बच्चे की तरह उन कतरों को होंठों से हवा में पकड़ते हुए हलक से उतार रही थी। फिर उसने मां को देखा, मुस्कुराई, पी गई उसका नाम। अल्लाह वसाई हिल ही नहीं पाई। वो शरारत नहीं कर रही थी, फरमाइश कर रही थी, और जो तलब कर रही थी वो उसकी औकात से कहीं बढ़कर था। रब्बा रब्बा मी वरसा सब दी चोली दाने पा, सब कुछ करी करावी आप, तू रब सारी दुनिया दा। बाहर गली में बच्चे नुमाने नंगे पांव पानी में भागते हुए बुलंद आवाज में बाजमात गा रहे थे। अंदर सहन में बारिश में भीगती मोतिया उनके पीछे वही गाते और दोहराते हुए सहन में बाजू फैलाए गोल चक्कर काट रही थी, यूं जैसे वो बारिश बरसाने वाले बादल पर पांव रखे हवा में तैर रही थी। बस एक लम्हा होता है मैं से तू होने में और तू से कुल कायनात हो जाने में। वो लम्हा न दस्तक दे के आता है और न चिट्ठी भेजकर। वो हवा की तरह आता है, आंधी बन जाता है, बारिश की तरह आता है, पांव में भंवर बांध जाता है। ठहर मुराद, अंदर बाद में जाना, पहले तेरी नजर उतार दूं। शकूरा जा मिर्चे लेके आ, मुराद से वारू। बारिश में भीगे हुए मुराद को गले लगाकर चिमटाए रखने के बाद अलग करते ही ताजवर ने सबसे पहले शकूरा को आवाज दी थी। मुराद मां की बात पर हंसा था। बारिश में भीगता हुआ आया हूं, मुझे किसकी नजर लगेगी? ले तुझे क्या पता, बारिश थोड़ी ढाल बनती है किसी की बुरी नजर के सामने। और इस गांव में तेरे जैसा सोना गबरू जवान है कौन कि लोग मुड़ मुड़ के न देखें? ताजवर ने मुराद के 6 फुट से निकलते हुए कदो कामत को देखते हुए जैसे मुंह ही मुंह में उस पर पता नहीं क्या क्या फूंका था। वो हर साल गांव आता और हर साल ही पहले से ज्यादा ऊंचा लंबा लगता, पर इस साल तो पहली बार वो मर्द लगने लगा था। उसका दुबला पतला जिस्म यकदम ही भर गया था
और कसरती नजर आने लगा था। उस वेट लिफ्टिंग का नतीजा था जो उसने कुछ अरसा पहले शुरू की थी। शकूरा लपक कर मिर्चें लाई थी जो ताजवर ने पता नहीं क्या पढ़ पढ़ कर मुराद के सर से वारी थी। जाके कोयलों पर डाल के जला सारी बुरी नजरें, सारी बलाएं जलकर भस्म हो जाएं। ताजवर ने मिर्चें शकूरा को देते हुए कहा। मुराद हंसा। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसने आपके बेटे को देखा हो। ये जुमला कहते हुए मुराद के जहन पर एक झमाके के साथ मोतिया लहराई थी। उसकी वो हरनी जैसी आंखें जो उस पर टिकी थी और उसे घायल कर गई थी, पर वो बुरी नजर कहाँ थी। उसके लिए वो नजर थी जिसके लिए वो जागीरें दे सकता था। ना पुत्र, अब ये न कहना मुझे कि तू सामने आए और किसी की नजर न पड़े। ताजवर ने उसकी बात को बड़े यकीन से झुटलाया था। तेरे अब्बा जी को कब से कह रही थी कि वक्त से पहले निकल जाएं तुझे लेने, और अब देख तू यहाँ खड़ा है और वो स्टेशन पर तुझे ढूंढते फिर रहे होंगे। ताजवर उसका बाजू पकड़े उसे अंदर ले जाते हुए बोली थी। बस हर साल मेरी गाड़ी 1 घंटा लेट आती थी, इस बार आध घंटा पहले आ गई, तो अब्बा जी से अंदाजे की गलती हो गई। मुराद ने हंसते हुए मां से कहा था, पर देखना तू भीग गया है, पता नहीं कितनी मुश्किल से पहुंचा है। जा कपड़े बदल, फिर मैं तेरे लिए खाना लगवाऊं, तेरे अब्बा भी पहुंच जाएंगे तब तक। ताजवर ने मुराद से कहा था और वो अपने कमरे की तरफ चला आया था। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आने के बाद उसने दरवाजा बंद किया था और वो एक बार फिर हवेली के बाहर उस बरसती बारिश में पहुंच गया था जहां उसने तांगे के पीछे मोतिया को दूसरी बार देखा था। और उसने ये नहीं सोचा था कि काश वो कुछ और मांग लेता, वो मोतिया ही मांगता। खुशी और सरशारी की वो कैफियत ताज्जुब और मोजज़े से गुंधी हुई थी। वो जिसे रेलवे स्टेशन पर खो बैठा था उसे अपने घर के बाहर ढूंढ निकाला था, और वो उसी के गांव की लड़की थी। और इत्मीनान ये था कि वो उसको खोज लेगा, वो जहां भी रहती थी, जो भी थी। उसके नैन गजाली दिलबर, उसके गाल गुलाबी, उसके रूप पे सावन बरसे, बह जाए मरमर के। उसका हुस्न कहानी जैसा, कागज कितने भर दे। उसकी मुश्क बहारों जैसी, उसकी चुप में छाओ। वो हुस्न परी, वो रूपमती, वो मेरे जल की नाव। मुराद ज़ेरे लब वो सारे बोल दोहरा रहा था जो उसने रेलगाड़ी में गड़वी बजाकर अपनी किसी अनदेखी महबूबा के लिए कसीदे गाए हुए किसी गाने वाले से सुने थे, जो लंबी तान लगाता, गड़वी बजाता रेलगाड़ी के अंदर बैठे मुसाफिरों के पास से गुजरता गा रहा था। और मुराद हुस्न के उन सारे कलाबों को सुनते हुए महजूज हो रहा था जो वो गाने वाला मिला रहा था। उसने चंद रुपए उसकी गड़वी में डाले थे जब उसने गड़वी उसकी तरफ बढ़ाई थी, और बाकी लोगों में से किसी ने 1 सिक्का, किसी ने 2 सिक्के, और शायद ये मुराद के दिए गए नोटों का असर था कि वो उसके पास खड़ा गड़वी बजाता दोबारा अपनी महबूबा का कसीदा पढ़ता रहा। और मुराद मुस्कुराता हुआ सुनता हुआ ये सोचता रहा था कि दुनिया में ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी औरत का हुस्न किसी मर्द को इस तरह गाने पर मजबूर कर दे। और पता नहीं वो कौन सा लम्हा था जिसमें यह तय हुआ था कि उसके सवाल का जवाब उससे अगले 1 घंटे में ही मिल जाना था। और अब वो अपने कमरे में खड़ा उस एक एक बोल को दोहराता, मोतिया को अपने तसव्वुर के आईने पर लफ्जों से खींच रहा था। वो हुस्न परी, वो रूपमती, वो मेरे जल की नाव। वो कमरे के फर्श पर नंगे पांव खड़ा था और उसके पैरों के गिर्द वो पानी था जो उसके कपड़ों से निचड़कर फर्श पर फैल रहा था। और मुराद हिलना ही नहीं चाहता था, वो बस हमेशा के लिए ऐसे ही खड़ा रह जाना चाहता था, उसके लिए गीत गाते हुए जिसको एक बार फिर देखने की तमन्ना उसे चकोर बना रही थी। बावर्ची खाने की मिट्टी के चूल्हे में दहकते कोयलों पर शकूरा मिर्चें डाल रही थी, और मिर्चों से उठता धुआं देखते हुए ताजवर को अजीब सुकून महसूस हुआ था। हर बुरी नजर मुराद से 100 कोस दूर, हर बला उसके बेटे से परे। वो ज़ेरे लब कह रही थी, बतूल ने अपनी बंधी हुई गीली चुटिया खोलना शुरू कर दी थी। बस उसका जहन मोतिया के उस एक जुमले में ही उलझा हुआ था, ये वही लड़का है जिसे मैं ख्वाबों में देखती हूँ। बतूल हैरान थी। उसने दर्जनों बार मोतिया से उसके ख्वाब सुने थे और उन ख्वाबों में नजर आने वाले लड़के का हुलिया भी कुरेद कुरेद कर पूछा था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था कि उसका ध्यान भी चौधरी मुराद की तरफ नहीं गया था। चौधरी मुराद से बतूल का बहुत कम आमना सामना हुआ था। वो जब भी पाकिस्तान आता हवेली में बहुत कम ही ठहरता। वो और ताजवर और चौधरी शुजा सैरो तफरी के लिए निकल जाते थे, पर फिर भी हवेली में जगह जगह मुराद की तस्वीरें थीं। बतूल को कभी चौधरी मुराद का ख्याल क्यों नहीं आया था?
ये सवाल बतूल अब अपने आप से पूछ रही थी और जवाब उसके पास था। वो गामू माशकी की धी मोतिया थी। ख्वाबों में भी चौधरियों का बेटा कैसे आ सकता था? और फिर मोतिया तो कभी हवेली भी नहीं गई थी। बचपन के अलावा मुराद और उसका कभी आमना सामना नहीं हुआ था। फिर बतूल कैसे ये सोचती कि वो मुराद भी हो सकता था? उसने गांव के हर लड़के के चेहरे पर मोतिया के ख्वाबों वाले लड़के का चेहरा रखकर नापा था और हर बार उसे मायूसी ही हुई थी। सवाल यह नहीं था कि आखिर मोतिया ने मुराद को बगैर देखे ख्वाबों में कैसे देखना शुरू कर दिया था। सवाल यह था कि मुराद उसे इस तरह क्यों देख रहा था, जैसे वो उस बरसती बारिश में खड़ा देखता रहा था। वो मर्द की नजर पहचानती थी, क्योंकि जिस नजर से मुराद ने मोतिया को देखा था उस नजर के लिए बतूल सारी उम्र तरसी थी। वो जिससे प्यार करती थी उसके पास महबूब की नजर ही नहीं थी, और आज बतूल ने देखी थी तो वो था ही मर गए। तो मोतिया, तू कितनी खुश नसीब है कि जो भी तुझे देखता है तुझ पर मर ही जाता है। बतूल ने अजीब हसरत से चुटिया का आखिरी बल खोलते हुए सोचा था और एक ठंडी आह भरी थी। मोतिया रूप वाली थी और वो बस रूप वाली की सहेली थी। मोतिया नसीब वाली थी और वो बस उसकी सखी। मोतिया के चर्चे होते थे और वो बस सुनने वालों में से एक थी। वो मोतिया से हसद करना चाहती थी, रज के हसद। वो भी नहीं हो पाता था क्योंकि वो नेक थी। उसकी नेकियां बतूल का जहर पी जाती थी, जैसे मन का जहर पीता है और फूलता जाता है पर खुद जहरीला नहीं होता। उसे उस दिन वहां खड़े खड़े सईद पर तैश आया था। वो सामने होता तो वो उसकी मूंछें खींचकर उतार देती, उसकी दाढ़ी नोच डालती, उसके बाल उतार देती, उसके टोटे टोटे कर देती। उसे प्यार की एक निगाह तक नहीं आती थी और वो किस पर मर मिटी थी। उसके दिल ने 100 तावीलें 100 बहाने डाले थे, पर बतूल के दिल से मुराद नहीं निकल रहा था, मोतिया वाला मुराद। तुझे तो बुखार हो रहा है मुराद, खाने की मेज पर ताजवर ने मुराद का माथा छूकर कहा था। वो उन दोनों के साथ खाना खाने बैठा था और बार बार छींक रहा था। ताजवर को उसका चेहरा और आंखें सुर्ख लगीं और उसने माथा छुआ और यकदम फिक्रमंद हो गई। उसका माथा गर्म था। अम्मी, आप खामखा परेशान हो रही हैं, कुछ नहीं हुआ। अभी आपके हाथ का पका हुआ शानदार खाना खा रहा हूं ना, तो ठीक हो जाऊंगा। मुराद ने जैसे हर बात मजाक में उड़ाने की कोशिश की थी, पर ताजवर को कहां करार था। मुझे पहले ही डर था, भीगा है तो बुखार तो हो ही हो। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि मुराद तू बारिश में भीगा हो और तुझे बुखार ना हुआ हो। ताजवर के कहने पर उसने इत्मीनान से कहा, अम्मी, लंदन में हर वक्त भीगता रहता हूं और कुछ नहीं होता मुझे। ये तो बस शायद सफर करके आया हूं इसलिए हो गया हूं, वरना ठीक हूं मैं। मुराद ने मां की बात को बिल्कुल संजीदगी से नहीं लिया था। मेरी ही गलती थी, वक्त पर चला जाता तो तुझे तकलीफ ना होती, तू आराम से आता। चौधरी शुजा पछताया था। मैं तो बड़े मजे से आया हूं अब्बू, आप खामखा में पछता रहे हैं। मुराद ने जैसे बाप को तसल्ली दी थी। बस अब दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर मुराद, इतने साल से तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर रही हूं, पहले एचिसन में और अब लंदन में। ताजवर का दिल भर आया था। तो ये जिद किसकी थी एचिसन में पढ़ाने की, वरना मैं तो नजरों के सामने रखना चाहता था हमेशा। चौधरी शुजा ने लुकमा दिया। हाँ, मेरी ही जिद थी, और देखे ना कैसा काबिल निकला है। यहां गांव के स्कूल में पढ़ता तो क्या बनता। ताजवर ने फौरन से पहले कहा। मुराद दोनों की नोक झोंक सुनते हुए मुस्कुराते हुए खाना खाता रहा और बिल्कुल ठीक नजर आने की अदाकारी करता रहा, लेकिन उसे अंदाजा होने लगा था कि वो ठीक नहीं था। उसकी तबीयत वाकई खराब हो रही थी। मैंने तो सोच लिया है मुराद, इस बार तुम्हारी शादी करके ही तुम्हें लंदन वापस भेजूंगी। ताजवर ने यकदम कहा। वो चौंका और मुस्कुराया और फिर उसने कहा, शादी की बात करेंगी तो फिर तो वाकई तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। इतना सुकून और आराम है मेरी जिंदगी में, अब क्यों खत्म करना चाहते हैं। ताजवर उसकी बात पर नाराज हुई। खामखा में, इकलौते बेटे हो हमारे। मेरा बस चलता ना तो तुम्हारी शादी करके ही आगे पढ़ने के लिए लंदन भेज दी तुम्हें, लेकिन बस तुम्हारे अब्बा नहीं माने। ताजवर ने खफा से अंदाज में चौधरी शुजा को देखा। और अब्बा इसीलिए तो अच्छे लगते हैं मुझे। अब बस और नहीं खाऊंगा मैं, थोड़ी देर लेटूंगा। मुराद कहते हुए उठ खड़ा हुआ था। उसके लिए वाकई कुछ खाना मुश्किल हो गया था, मगर वो माँ बाप को परेशान भी नहीं करना चाहता था। ताजवर उसके जाने के बाद भी दरवाजे को देखती रही और फिर वो उठकर खड़ी हो गई। तुम्हें क्या हुआ, तुम तो खाओ। चौधरी शुजा ने उसे रोका। मैं इसे देखकर आती हूं, सर दबा देती हूं, मुझे लगता है तबीयत ठीक नहीं है इसकी। आप बकरे का सदका दें जल्दी, वो कहते हुए मुराद के पीछे लपकी थी।
पल ये लोग के तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? गामू ने उस रात अल्लाह वसाई को करवटें लेते देखकर कहा था। बारिश की वजह से वो उस रात कमरे में सोने के लिए लेटा था। मैं सोचती हूँ गामू, पीर साहब के पास चलते हैं मोतिया के रिश्ते की दुआ करवाने। गामू अल्लाह वसाई की बात पर यकदम उठकर बैठ गया था। आधी रात को तुझे मोतिया का रिश्ता क्यों याद आ गया? अल्लाह वसाई भी उठकर बैठ गई थी। कुछ देर के लिए वो चुप बैठी रही, फिर उसने जैसे सब कुछ साफ साफ बताने का फैसला कर लिया। ख्वाब देखती है वो। ख्वाब? गामू उलझा। चौधरी मुराद को देखती है वो ख्वाब में। गामू सांस नहीं ले सका। चौधरी मुराद? कई सालों से देख रही है, मुझे कहती थी ख्वाबों में कोई नजर आता है। मैं हंस के टाल देती थी और कहती थी कि तेरी उम्र में सबको ही ख्वाबों में ऐसे सोने मुंडे नजर आते हैं, ये कौन सी खास बात है? पर वो नाराज होकर कहती थी कि ऐसी बात नहीं है। और आज तूने चौधरी मुराद को हवेली छोड़ा है तो मोतिया ने मुझे बताया कि वो वही लड़का है जिसे वो इतने सालों से ख्वाबों में देख रही थी। अल्लाह वसाई बताती चली गई थी। गामू चुपचाप गुंग बैठा उसको देख रहा था। वो चुप हुई, तब भी गामू को कोई जवाब नहीं आया। फिर लंबी खामोशी के बाद उसने अल्लाह वसाई से कहा, झूठ तो कभी नहीं बोला मोतिया ने। हाँ, पर अल्लाह करे ये झूठ ही हो। अल्लाह वसाई ने अजीब से अंदाज में कहा, तुझे याद है ना जब स्कूल में पढ़ाने के लिए मोतिया को लेकर गए थे तो चौधराइन ने कितना जलील किया था मुझे कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू स्कूल में मोतिया को भेज रही है जहां मेरा बेटा पढ़ेगा, और तेरी बेटी ने मेरे बेटे को जमीन पर बिठा दिया। वो कोई कमीन था तो अपनी औकात भूल गई है। अल्लाह वसाई को ताजवर का एक एक जुमला याद था। हाँ, और फिर हमने अगले दिन मोतिया को साथ वाले गांव के स्कूल में दाखिल करवा दिया था जहां रोज 5 मील पैदल चलकर उसको छोड़ने और लाने के लिए जाते थे। गामू को याद आया वो किस तरह मोतिया को कंधों पर बिठाकर ले जाता था और अल्लाह वसाई मोतिया का बस्ता उठाए साथ होती थी। हाँ, और अगले दिन स्कूल की छत गिर गई थी चौधरी मुराद पर। उसकी किस्मत थी कि वो जख्मी हुआ पर बच गया। अल्लाह वसाई को पता नहीं क्या याद आया। हाँ, शुक्र है अल्लाह मेरे रब सोने का, चौधरियों की नस्ल को कुछ नहीं हुआ, ना ही किसी और के बच्चे को। गामू को ख्याल आया, और फिर चौधरी शुजा ने मुझे बुला के माफी मांगी थी, दानों की बोरी दी थी और कहा था कि मैं मोतिया को वापस ले आऊं, और मैं नहीं मानी थी। अल्लाह वसाई ने याद दिलाया। हाँ, तो तू तो है ही शुरू से जिद्दी। गामू हंस पड़ा था। पर उसके बाद चौधराइन ने तुझे झटकना कम कर दिया था। हाँ, पर वो आज भी थत्थी और कमीन ही कहती है मुझे। अल्लाह वसाई ने जैसे याद दिलाया। कमीन तो है ना हम, उसका क्या गुस्सा करना। दाने वाला नहीं बनाया रब सोने ने, ये तो उसकी तकसीम है। गामू अब भी मुतमईन था। रब तकसीम नहीं करता, जोड़ता है, पहचान करवाता है। पर गामू, मैं नहीं चाहती मैं चौधराइन से दोबारा कुछ सुनूं। अल्लाह वसाई ने कहा। इससे पहले कि गामू कुछ कहता, बाहर दरवाजे को किसी ने जोर से बजाया था। वो दोनों चौंक गए। ये इतनी रात को कौन आ गया, जरा देखूं मैं। गामू कहते हुए बाहर निकल गया। अल्लाह वसाई भी उसके पीछे गई। वो चौधरी साहब के बेटे को बहुत तेज बुखार है, उन्होंने तुम्हारी बेटी को बुलवाने के लिए भेजा है कि वो डॉक्टर है, कोई दवा दारू कर दे। दरवाजा खुलते ही गामू ने बाहर एक तांगे के साथ चौधरियों के 2 मुलाजिम देखे थे। एक भी लफ्ज कहे बगैर गामू अंदर पलटा था, मगर उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वहां पीछे अल्लाह वसाई के साथ मोतिया खड़ी थी। वो भी शायद रात गए बजने वाले दरवाजे की वजह जानने आई थी। मैं फर्स्ट एड बॉक्स ले लूं अब्बा? मोतिया ने गामू के कुछ कहने से पहले ही कहा था और अंदर चली गई थी। अल्लाह वसाई और गामू ने अजीब नजरों से एक दूसरे को देखा। फिर गामू ने हाथ उठाकर मध्यम आवाज में कहा, जो रब सोने की मर्जी। ताजवर के वहमो गुमान में भी कभी यह नहीं था कि उसे जिंदगी में कभी गामू माशकी और उसकी बेटी से भी मदद मांगनी पड़ सकती थी, मगर इस रात पड़ गई थी। मुराद को चढ़ने वाला बुखार बढ़ता ही गया था और आधी रात तक वो इस तरह बेसुध और बेहाल हो गया था कि ताजवर ने रोना शुरू कर दिया था। गांव की डिस्पेंसरी में कंपाउंडर बैठता था और वो 2 दफा मुराद को देखकर जा चुका था, मगर उसकी किसी दवाई, किसी टोटके से मुराद को अफाका नहीं हुआ था। और बिलाखिर ये उसी का मशवरा था कि मोतिया को बुलाकर मरीज दिखाया जाए। उसके हाथ में बड़ी शिफा है चौधरी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी डॉक्टर नहीं बनी, फिर भी बड़ा तजुर्बा है उसे मरीजों का। बूढ़े कंपाउंडर को इस वक्त इस मसले का हल मोतिया ही नजर आई थी और चौधरी शुजा ने ताजवर को बताकर मोतिया को बुला भेजा था। ताजवर ने बिला चूं चुरां उसकी बात मानी थी। उसे उस वक्त बस अपने बेटे की जिंदगी और सेहत चाहिए थी। उसका वसीला कोई भी बनता,
उसे परवाह नहीं थी। वो पहला मौका था जब ताजवर ने जवान मोतिया को देखा था। उस मोतिया को जिसके हुस्न के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। वो काली चादर ओढ़ के आई थी और उस काली चादर में बदली में छुपा चांद लग रही थी। ताजवर को उसे देखकर अजीब वहम पड़े। मुराद के सामने जाएगी तो वो उसे देखेगा तो कहीं देखता न रह जाए। मर्द जात है और वो खूबसूरत है। ताजवर उसके सलाम के जवाब में सोचने बैठ गई थी और मोतिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो मरीज क्यों नहीं दिखा रहे। बिलाखिर ताजवर ने जैसे हार मानते हुए उसे मुराद के कमरे में चलने का कहा था। उसने अपने दिल को तसल्ली दे ली थी कि वो बुखार में सुध बुध खोया बैठा है। इस हालत में उसे कहां होश था मोतिया के हुस्न का। मोतिया चौधरी शुजा और ताजवर के साथ मुराद के कमरे में गई थी। वो लंबा तड़ंगा मर्द जिसे आज दोपहर को उसने अपने ख्वाबों से निकलकर हकीकत में देखा था, इतनी जल्दी दोबारा उसे इस हाल में मिलेगा मोतिया ने कभी सोचा भी ना था। और न सिर्फ मिलेगा बल्कि वो उसे छू भी सकेगी, और वो भी उसके इतने करीब बैठकर। मोतिया के लिए वो मौजज़ा था जो उसकी दुआ के बदले हुआ था। मुराद आंखें बंद किए हुए पड़ा था। न कमरे में होने वाली आवाजों पर उसने आंख खोली थी, न ही अपना माथा छूने पर, न अपनी कलाई पकड़ने पर। मोतिया ने जिंदगी में पता नहीं कितने मरीजों को छुआ था, पर वो अब जिसकी कलाई थाम रही थी वो उसके लिए मरीज नहीं था। उसके हाथ कांपना शुरू हो गए थे। मुराद की गर्म कलाई को उसके माँ बाप के सामने थाम कर बैठे रहना आसान नहीं था। अपनी घड़ी को देखकर उसकी नब्ज लेते हुए और फिर उसका टेम्परेचर लेते हुए मोतिया ने मुराद के चेहरे को देखने की कोशिश नहीं की थी। वो बार बार अपने जहन को यह समझा रही थी कि वो बस एक मरीज था और वो इसका इलाज करने आई थी। उसे उसके अलावा कुछ नहीं सोचना था, मगर यही सबसे मुश्किल बन गया था। पुत्र ठीक है ना मेरा बेटा, बुखार कहीं दिमाग को तो नहीं चढ़ गया? चौधरी शुजा ने अजीब बेकरारी से उसे मुखातिब किया था। वो उस वक्त अपना फर्स्ट एड बॉक्स उठाए मुराद के लिए एक इंजेक्शन तैयार कर रही थी। जी बिल्कुल ठीक है ये, और बुखार सर वगैरह को नहीं चढ़ा, लेकिन तेज बुखार है। अभी मैं इंजेक्शन लगाऊंगी, चंद घंटों में ठीक हो जाएंगे। मोतिया ने उसे तसल्ली दी थी और फिर मुराद के बाजू में सुई घुसा दी थी। और उस लम्हे पहली बार मुराद के जिस्म में जुम्बश हुई थी। उसने आंखें खोलकर सबको देखने और समझने की कोशिश की थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन बुखार वाकई इतना तेज था कि वो चाहने के बावजूद अपनी आंखें खुली नहीं रख सका और उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी थी, किसी की मीठी मेहरबान आवाज। मुराद की समातों ने जैसे उसकी आवाज को शनाख्त करने की कोशिश की थी। आवाज शनाख्त नहीं हुई थी पर लाशऊर का हिस्सा बन गई थी। फर्स्ट एड बॉक्स बंद करके मोतिया उठ खड़ी हुई थी और उठ के खड़े होते ही ये ताजवर की सर्द मोहर नजरें थीं जिनका सामना उसे हुआ था। वो ताजवर की आंखों की खफगी को समझ नहीं पाई। यकीनन वो उसके लिए नहीं हो सकती थी। वो तो उनके बेटे का इलाज करने आई थी, उसके साथ उनकी क्या खफगी हो सकती थी? उसने अपने इस एहसास को वहम समझकर झटका था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुम रात के इस पहर हमारी मदद के लिए आई। शुजा ने उसके सर पर हाथ रख के जैसे अपनी ममनूनियत का इजहार किया था। मैं तो डॉक्टर बन रही हूं, डॉक्टर के लिए रात दिन कुछ नहीं होता, बस मरीज ठीक होना चाहिए और ये भी ठीक हो जाएंगे। उसने जैसे उन्हें यकीन दिलाया था। ताजवर ने उससे कोई बात नहीं की थी। मोतिया बाहर आ गई जहां बरामदे में गामू माशकी बैठा हुआ था। चौधरी शुजा ने एक बार फिर गामू से हाथ मिलाते हुए शुक्रिया अदा किया और जैसे गामू निहाल हो गया। ऐसे मौके जिंदगी में कहां रोज रोज मिलते हैं कि वो भी किसी के एहसानों के बदले एहसान कर सके, और ये सब मोतिया के तुफैल हुआ था। दोनों बाप बेटी चौधरियों के तांगे में रात गए उसी खामोशी के साथ वापस आ गए थे जिस खामोशी से गए थे। और मोतिया के जाने के बाद मुराद का बुखार उतरना शुरू हो गया था। ताजवर के दिल को अजीब करार आया था। उस बच्ची के हाथ में वाकई शिफा है माशाअल्लाह, चौधरी शुजा ने ताजवर से कहा था। वो जैसे और एहसानमंद हुआ था। ताजवर की जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला था। उसे बस एक ही धड़का लगा हुआ था, कहीं मुराद ने बुखार में भी उसको देख ना लिया हो। कहते हैं माओ के सारे अंदेशे सही होते हैं। ताजवर को पता ही नहीं था कि मुराद उसे पहले ही देखकर फिदा हो चुका था, जिसकी एक झलक से भी बचाने के लिए ताजवर बेहाल हो रही थी। अपने घर में वो रात मोतिया ने मुसल्ले पर गुजारी थी। वो उसे तकलीफ में देख तो आई थी, मगर वो तकलीफ अब उस पर भी बहुत भारी पड़ रही थी। पता नहीं वो उसके दिल में कहां जा बैठा था कि दिल उसके ख्याल के बिना धड़कना ही भूल गया था। हासिल और हुसूल तक का तो तब तक मोतिया ने सोचा ही नहीं था। ना दीवारों का सोचा था, ना अपनी औकात का। उसको तो बस प्यार हुआ था, और प्यार भी फी सबीलिल्लाह, जिसमें पढ़ के महबूब से ज्यादा
रब याद आना शुरू हो जाता है। अल्लाह वसाई ने सुबह सवेरे मोतिया को जाए नमाज पर ही सोया पाया। उसने मोतिया को जगाने के लिए उसका माथा छुआ था और उसका माथा बुरी तरह झुलस रहा था। वो मुराद की बीमारी अपने सर और घर ले आई थी। सुर्ख चेहरे के साथ बुखार में सुध बुध खोए वो जाए नमाज पर पड़ी थी और अल्लाह वसाई उसका चेहरा बस देखती जा रही थी। उसने इश्क का चेहरा पहली बार देखा था, और ऐसा तूफानी इश्क जो एक दिन एक रात में हुआ था। वो उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रख कर रोते हुए मोतिया के लिए दुआ कर रही थी। वो मुरादें पूरी करने वाला रब उसकी बेटी की मुराद पूरी कर दे। मोतिया जो दिल से मांग रही थी, उसकी मां अपनी तोतली जुबान में मांग रही थी, रोते और गिड़गिड़ाते हुए। उसके बस में बस यही था। तू कितना चल रहा है गामू? कल सारा दिन और सारी रात तो बारिश बरसती रही है, गांव की गलियां भी गीली हैं और तू फिर मश्क भर के चल पड़ा है। सुबह सवेरे गांव में किसी ने गामू को कुएं पर खड़े देखा था और हंस के कहा था, लो पला, गलियां गीली है ना, घड़े तो खाली है ना गांव वालों के, वो कौन सी बारिश भरेगी, वो गामू की मश्क का इंतजार करते हैं। गामू ने कहा था और हमेशा की तरह मश्क भर के सबसे पहले हवेली की तरफ चल पड़ा था। उस दिन हवेली में उसका सामना सुबह सवेरे बरामदे में फिरते हुए मुराद से हो गया था और गामू उसे भला चंगा देख के हैरान होने से ज्यादा खुश हुआ था। आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं छोटे चौधरी जी, अल्लाह की मेहरबानी से। गामू ने सलाम दुआ के बाद कहा। मुराद कुछ हैरान हुआ, आपको कैसे पता चला कि मैं बीमार था? गामू की समझ में नहीं आया कि वो वहां अपने मोतिया के साथ रात में आने का जिक्र करे या ना करे। अगर मुराद को उसका नाम याद नहीं था तो शायद जिक्र न करना ही बेहतर था। गामू ने सोचा था, मैंने उधर कुएं पर गांव के किसी मुलाजिम से सुना है। गामू ने जैसे टालते हुए कहा था और हवेली के बावर्ची खाने में पानी डालने चला गया। वो जब पानी भर के वापस आया तो भी मुराद वहीं बैठा हुआ था। गामू चाचा, कल तांगे में 2 लड़कियां थीं, वो कौन थीं? मश का मुंह बंद करते हुए गामू ठटका था। अंदर से आती ताजवर वहीं रुक गई थी। उसने मुराद का सवाल सुन लिया था और उसके जैसे दिल को हाथ पड़ा था। वो गामू का जवाब सुनना चाहती थी और उसका दिल कह रहा था, एक मोतिया थी। पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं किया जी, आपके साथ आगे बैठा हुआ था, पीछे वालों पर गौर नहीं किया मैंने। गामू ने झूठ बोलने में अपनी इज्जत जानी थी। वो अपने मुंह से अपनी बेटी का पता कैसे बताता, पर वो हैरान था कि मुराद को उसकी बेटी याद नहीं। वो तो रात को उसका इलाज करने आई थी। ठीक है, मुराद ने मजीद नहीं कुरेदा और गामू को जाने दिया। उसे यकीन था गामू झूठ बोल रहा था, मगर वो गामू के झूठ का पर्दा रखना चाहता था। गामू मजीद कुछ कहे बगैर सलाम करते हुए वहां से चला गया था। तुम क्यों सुबह सवेरे ही बाहर निकल के बैठ गए हो? उसने आते ही मुराद को डांटा था। हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी मुझे और बुखार उतरा है तो कमरे में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए बाहर आकर बैठ गया। मुराद ने मुस्कुराते हुए मां से कहा, जिसने पास आते ही उसकी कलाई और माथा छूकर जैसे उसके ठीक होने की तस्दीक की थी और जैसे मुतमईन हुई। तुम गामू से किन लड़कियों का पूछ रहे थे? उसके अगले सवाल पर मुराद बुरी तरह से गड़बड़ाया। ओह अच्छा, वो ऐसे ही पूछ रहा था। तांगे में 2-3 लड़कियां थीं तो मैंने ऐसे सोचा उनके बारे में पूछूं, आखिर मेरे ही गांव की हैं। मुराद के पास कोई मजबूत वजह नहीं थी और उसकी गुफ्तगू में यह बात बुरी तरह नजर आई थी। एक लड़की गोरी चिट्टी लंबे बालों वाली होगी, मोटी मोटी काली आंखें, तीखी नाक। मुराद ने हैरानी से मां को देखा और फिर हंसा। आप तो वहां थी नहीं, आपको कैसे पता वो कैसी दिखती होगी? क्या कोई ऐसी थी? मुराद ने मां को टाला। पता नहीं अम्मी, मैंने इतना गौर से थोड़ी देखा था उनको, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था गामू चाचा से। अच्छा छोड़ें, ये बताएं नाना जान की तरफ कब चलना है? उसने कहते हुए साथ ही बात बदल दी थी। वो मां के सवालों से ज्यादा अंदाज पर परेशान हुआ था। बतूल मोतिया की शक्ल देखकर रह गई थी। मुझे ऐसे मत देख बतूल, झूठ नहीं बोल रही हूं, जो देखा है वही बता रही हूं तुझे। पहले भी सांप दिखा था, फिर दिखा है। मोतिया को उसके चेहरे से पता चल गया था कि वो उसकी बात पर उलझ रही थी। मुराद को आए तीसरा दिन था जब वो दोनों मिली थी, क्योंकि बतूल को उसकी तबीयत खराब होने का पता चला था और वो अयादत के लिए आई थी। तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तेरे इलाज से बुखार उतरा है मुराद का? बतूल ने जवाबन जैसे लड़ते हुए उससे कहा था, तुझसे मुलाकात होती तो बताती ना, अब आ गई है तो बता दिया। मोतिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बताया है?
मुझे अम्मा ने बताया है। बतूल ने कटखने अंदाज में कहा, अच्छा चल ना, जिसने भी बताया हो, मुराद ठीक हो गया ये जरूरी था, कौन ठीक करता ये थोड़ी जरूरी था। मोतिया ने सुलह जो अंदाज में किया, और वो हमेशा यही करती थी बतूल के सामने। बतूल को गुस्सा आता, मोतिया पानी डालकर ठंडा कर देती। मुराद पूछ रहा था गामू चाचा से कि तांगे पर उस दिन कौन सी लड़कियां थीं। बतूल ने यकदम उससे कहा। मोतिया ने हैरान होकर उसकी शक्ल देखी। अच्छा, अब्बा ने बता दिया उसे? नहीं, चाचा ने कहा कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक तो गामू चाचा भी बड़ा ही भोला है। ये तो चुदरायन ने मेरी अम्मा से पूछा तो उसे पता चला कि तू और मैं थे तांगे में। बतूल बताए जा रही थी। मजाल है कि तुम बात करते हो जरा सांस ले लो। मोतिया को उसके मशीन की तरह बोलने पर हंसी आई थी। मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ और तुम मुझे क्या बताना शुरू हो गई हो। बतूल नाराज हुई थी और उठ खड़ी हुई। और देखो, अब ये ख्वाब वगैरह देखना छोड़ दो। इतना अच्छा लगता है तो जाकर सीधा सीधा मिलो चौधरी मुराद से और कहो रिश्ता भेजे। मोतिया बतूल की बातों पर हंसना शुरू हुई और हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आना शुरू हो गया। प्यार ऐसे नहीं होता बतूल, ये तो प्यार नहीं जरूरत हो गई। बतूल को उसकी बात ने लाजवाब किया था। तुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती उसकी, बस सिर्फ प्यार से काम चल जाएगा तेरा। उसने कुछ तंजिया अंदाज में जवाबन मोतिया से कहा था। मेरे हाथों की लकीरों में हुआ तो मेरा है, ना हुआ तो भी मोतिया का ही मुराद रहेगा वो। उसने अजीब से अंदाज में बतूल को हाथ की हथेलियां दिखाते हुए कहा था और बतूल खामोश रह गई थी। पीर इब्राहिम ने मुराद का हाथ चूमते हुए उसे गले लगाकर पता नहीं क्या क्या फूंका था। मुझसे भी लंबे हो गए हो अब तो तुम, उन्होंने मुराद के गाल थपकते हुए कहा था। मुराद साथ खड़ी मां को देखते हुए हंसा। हाँ, मगर अम्मी को मेरा कद काट नजर नहीं आता, उन्हें आज भी छोटा सा लगता हूं मैं। नाना जान अम्मी को समझाएं। अच्छा, अब शिकायतों के लिए थोड़ी लेकर आई हूं, ताजवर ने फौरन से बेशतर कहा। ताजवर की बात पर पीर इब्राहिम और मुराद दोनों हंस दिए थे। मैं जरा डेरे का चक्कर लगाकर आता हूं नाना जान, पिछली बार भी आया था तो आपके डेरे पर नहीं गया। मुलाजिम को साथ लेकर जाना, पीर इब्राहिम ने जवाबन कहा। नहीं नहीं, मुलाजिम की जरूरत नहीं है, हर रास्ते और जगह का पता है मुझे, वो कहते हुए चला गया था। ताजवर ने कुर्बान जाने वाली नजरों से बेटे को जाते देखा और फिर पीर इब्राहिम से कहा, बाबा जान, मैंने इस बार महानूर से मुराद का रिश्ता तय कर देना है। पीर इब्राहिम ने उससे कहा, तुमने मुराद से उसकी मर्जी पूछी? ताजवर अजीब तनफुर से हंसी। मैं मां हूं उसकी अब्बा जान, मुझे इनकार कैसे करेगा वो? ये दिल की बात होती है और दिल मां की मर्जी पर नहीं चलता। तुम पहले उससे पूछो, फिर मैं याहिया से बात करूंगा। पीर इब्राहिम ने दो टोक अंदाज में उसे बताया था। ताजवर को बाप का अंदाज बुरा लगा था, लेकिन वो अदब के मारे खामोश रही। महानूर उसके बड़े भाई की बेटी थी और ताजवर पिछले 1 साल से मुराद के साथ उसका रिश्ता करने के लिए बार बार पर तोलती रहती थी और हर बार पीर इब्राहिम उससे यही कहते कि वो मुराद से पूछे। पीर साहब के बाग का अमरूद है, बगैर इजाजत कैसे तोड़ लिया तुमने मोतिया? गामू मोतिया पर खफा हुआ था। वो सुबह से चलते हुए कहीं अब जाकर पीर साहब के डेरे पर पहुंचे थे और बाग की हुदूद शुरू होते ही मोतिया थक हार कर बैठ गई थी। गामू और अल्लाह वसाई भी सांस लेने के लिए उसके पास बैठ गए थे और तभी मोतिया को दरख्त पर लटके वो अमरूद नजर आए थे जिन्हें उसने खड़े होकर तोड़ लिया था। और अमरूद के तोड़ते ही अल्लाह वसाई और गामू दोनों बेहद खौफजदा हो गए थे। अल्लाह का रिज्क है, कोई भी खा सकता है, मैं पीर साहब को बता दूंगी। उसने अमरूद दुपट्टे से रगड़कर साफ करना शुरू किया था। बगैर इजाजत कोई उनके डेरे से कुछ नहीं लेता। अल्लाह वसाई और नाराज हुई। अब तो ले लिया ना अम्मा, भूख लगी है, उसने कहते हुए अमरूद को दांतों से काटना शुरू किया था। और बिल्कुल उसी वक्त उसने मुराद को देखा था जिसकी नजर उस पर ही थी। अमरूद मोतिया के हाथ से गिर पड़ा था। मुराद अब उनकी तरफ आ रहा था और मोतिया टिकटिकी बांधे आता देख रही थी और उसके हाथों से गिरते अमरूद को देखकर गामू और अल्लाह वसाई ने भी उस तरफ देखा था जहां वो देख रही थी। मुराद सफेद शलवार कमीज में मलबूस चमड़े की खुली चप्पल पहने हुआ था। जमीन पर उगी 4-4 इंच घास में उसके पांव दबते फिर निकल आते। मोतिया को बिल्कुल उसी लम्हे वो ख्वाब याद आया था। वो भी ऐसी ही जगह थी जहां उसने मुराद को देखा था। एक अजीब सी वहशत और सरासीमगी में उसने जमीन पर घास को देखना शुरू किया था और फिर उसने घास में लहराती हुई वो चीज देख ली थी, वो कोबरा सांप जो मुराद के पांव के करीब रेंग रहा था। और किसी भी लम्हे मुराद का पांव उस पर होता, खौफ से उसका हलक खुश्क हुआ था। मोतिया को ख्वाब वाला सांप याद आया था, उसकी खौफनाक आंखें,
और वो जैसे किसी ट्रेस में उस बल खाते हुए सांप को देखती रही जो मुराद की चप्पल से नजर आने वाले अंगूठे और पांव के करीब पहुंचने वाला था।